चलिए, तो ये है आपका सेट नंबर 60 है ना। तो सेट नंबर 60 और चलो जी, ये वाला पेपर भी थोड़ा ठीक था। एवरेज पेपर था ना ये। ठीक है, टफ था या इजी था? एवरेज एवरेज रहा होगा ना। कितने सही हो रहे, कितने हुए आपके सही? अब देखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। तो देखो, एक एक क्वेश्चन करके इनका विश्लेषण कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए जी, देखो सबसे पहले 21वां क्वेश्चन था कि उत्तराखंड विधान मंडल की अंग है। ठीक है, देखो प्रत्येक राज्य में क्या होती है, अपनी एक विधान मंडल होती है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम भारत की बात करते हैं यानी कि केंद्र की बात करते हैं, तो केंद्र में क्या होती है, देश में कानून का निर्माण करने के लिए एक संस्था होती है जो भारत की सर्वोच्च संस्था होती है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्र में क्या होता है? संसद होता है ना, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। यानी कि पूरे देश के जो नियम कानून बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं। जब तक कोई भी चीज संसद से अगर पारित नहीं हो पाती है, तो कभी भी कोई भी विधेयक आपका क्या नहीं बन सकता है? कानून नहीं बन सकता। ऐसे ही राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, है ना, तो राज्य सरकार को भी कई बार क्या बनाने पड़ते हैं? कानून बनाने पड़ते हैं, है ना। अब ऐसे कानून आपके कहाँ बनाए जाते हैं? आपके कहाँ बनाए जाते हैं? विधान मंडल में बनाए जाते हैं। ठीक है, राज्य में अगर कोई भी कानून आएगा तो पहले वो राज्य की विधान मंडल से क्या होना चाहिए? पारित होना कंपलसरी। जिस तरीके से सेंटर में संसद के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है? राज्यसभा आता है और लोकसभा आता है। ठीक उसी तरीके से राज्यों में भी क्या होती है? क्या होती है? विधान मंडल तो होता ही है, लेकिन विधान मंडल के अंग क्या होते हैं? एक हो गया विधानसभा और एक हो गया विधान परिषद। लेकिन एक चीज समझना कि ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य में क्या हो? विधान परिषद। लेकिन विधान मंडल तो क्या होंगे? आपके हर राज्य में होंगे। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना आपको कि अगर उत्तराखंड विधान मंडल की हम बात करें, तो क्या उत्तराखंड की विधान मंडल, तो देखो पहला तो विधानसभा का राष्ट्रीय सभा, ये तो कुछ हुआ ही नहीं ना। पहली बात तो गलत ही हुआ, ये तो कुछ होता ही नहीं ऐसा, है ना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद। तो जनरली ध्यान रखना, भारत में ज्यादातर राज्यों के अंदर विधान परिषद नाम की कोई चीज नहीं। इतना जरूरी है भी नहीं, क्योंकि ये संविधान में कंपलसरी बना भी नहीं रखा है। ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि चाहे वो अपने यहाँ पे विधान परिषद बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता है। भारत में केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा के साथ विधान परिषद भी बना रखी है। बाकी किसी राज्यों के अंतर्गत आपकी विधान परिषद नहीं। ठीक है, तो यानी कि देखो यहाँ पे क्योंकि विधान परिषद भी था तो ये वाला नहीं होना चाहिए था, तो बी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तीसरा है राज्यपाल और विधानसभा। तो यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है, क्योंकि विधानसभा का अंग आपका राज्यपाल भी होगा और दूसरा क्या होगी? आपकी विधानसभा। तो आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड में विधानसभा भी है। कल ही आपने देखा होगा राष्ट्रपति जी का दौरा था, उन्होंने विधानसभा में क्या किया है? विधानसभा में अपना स्पीच भी दिया है ना उन्होंने कल। ठीक है, और अभी आजकल उनका क्या है? उत्तराखंड दौरा चल रहा है, अभी वो नैनीताल चली गई। ठीक है, तो एक तो विधानसभा है ही और साथ में एक राज्यपाल तो होता ही होता है। तो विधानमंडल का मतलब ये है कि राज्य में अगर कोई भी कानून अगर पारित करना है, तो उसमें पहली बात वो विधान सभा से पास होना चाहिए और उसके बाद उस पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? राज्यपाल के हस्ताक्षर होने चाहिए। जब तक ये काम नहीं होता है तब तक आपका ऐसा विधेयक आपका क्या नहीं बनेगा? कानून नहीं बनेगा। ठीक है, चलो, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है। चौथा देखते हैं, मान्यवर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। देखो यहाँ पे विधान परिषद आ गया, तो ये डी वाला भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन आपका क्या है? सी वाला करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो उत्तराखंड की जो विधानमंडल है वो किससे बनी है? एक विधानसभा और दूसरा राज्यपाल से। ठीक है, कुछ स्टेट हैं जहां पे विधान परिषद है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, विधान परिषद है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और राज्यों में भी 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद भी है, बाकी राज्यों में नहीं है। देखो जब हम विधानमंडल की बात करते हैं तो ध्यान रखना, राज्य की जो विधानमंडल है उसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? आपकी विधानसभा होती है। जब हमारा राज्य बना तो राज्य में सबसे पहले जरूरत किसकी होगी? विधानसभा। और विधानसभा में कौन होते हैं? कौन होते हैं विधानसभा में? हैं? कौन होते हैं? कौन होते हैं विधानसभा में? अरे विधायक होते हैं, सिंपल सी बात है ना। जिन विधायकों को, जिन प्रतिनिधि को आप चुन के भेजते हैं वो कहाँ जाते हैं? विधानसभा। वो विधानसभा के सदस्य होते हैं। जब हमारा राज्य बना 9 नवंबर 2000 को,
तो उसी टाइम पे ये बड़ा मुश्किल था कि हमारे राज्य में चुनाव करवाना। एकदम से चुनाव नहीं हो सकता ना, अभी अभी तो राज्य बनना, एकदम चुनाव कैसे होगा? चुनाव के लिए व्यवस्थाएं चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में उस टाइम पे जो हमारे इस उत्तराखंड वाले क्षेत्र से जो वहां पे क्या थे, विधायक थे ना, उन्हीं से मिलकर के उत्तराखंड की क्या बनाएगी, विधानसभा बनाएगी। और ऐसे विधायक उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने विधायक थे? 30 विधायक थे। वैसे तो 31 थे, लेकिन एक उसी दिन रिटायर हो जाता, तो कितने बच गए? 30 बच गए। तो जब यूपी विधानसभा थी, तो यूपी विधानसभा में उत्तराखंड से जो कुल विधायक थे, वो विधायक कितने थे? वो विधायक थे 30। ठीक है, इन 30 में से 22 विधायक थे वो यूपी विधानसभा के थे, और बाकी जो 8 विधायक थे वो किसके थे? विधान परिषद, उत्तर प्रदेश जो विधान परिषद थी, है ना। तो फिर इन्हीं 22 और 8 यानी कितना हो गया? 30। इन्हीं 30 विधानसभा विधायक को मिलाकर के उत्तराखंड की क्या बनी? अंतरिम विधानसभा बनी। तो अंतरिम विधानसभा में कुल कितने विधायक थे? 30 विधायक थे, है ना। बाद में आपको पता है हमारा क्या होता है, परिसीमन हुआ, है ना। व्यवस्थाएं बनाएगी कि कौन कौन सी सीट होनी चाहिए, कितने लोगों पे सीट होनी चाहिए, कौन सी सीट का नाम क्या होगा, ये डिसाइड किया गया। ठीक है, 5 नवंबर 2001 को उत्तराखंड का क्या होता है, पहला परिसीमन होता है। और फिर उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि उत्तराखंड में कुल कितनी सीटें होनी चाहिए? 70 सीटें होनी चाहिए, है ना। तो तब हमारे उत्तराखंड में विधानसभा सीटें कितनी हुई? 70। पहला जब चुनाव होगा वो 70 विधानसभा सीटों पे होगा, और उसके साथ में एक मनोनीत सदस्य होगा, कौन? एंग्लो इंडियन। हालांकि वो पद अब क्या किया चुका है? समाप्त किया जा चुका है। ठीक है, चलो अब जब हम विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विधानसभा अध्यक्ष बोलते हैं, है ना। तो जब ये इन 30 विधायकों की जब विधानसभा उत्तराखंड में बनाएगी, तो इन्हीं में से एक आदमी को क्या चुना गया? विधानसभा अध्यक्ष चुना गया, जो विधानसभा की बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। इस प्रकार जो हमारा अंतरिम विधानसभा जो अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था? है यशपाल आर्य नहीं, प्रकाश पंत। उनका नाम क्या था? प्रकाश पंत था। ठीक है, अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत था। 2002 में हमारे राज्य में क्या होते हैं? पहली निर्वाचित विधानसभा आती है, यानी उसके लिए चुनाव होते हैं। और जब चुनाव हुए तो फिर चुनाव होने के बाद क्या होता है? फिर से एक अध्यक्ष चुना जाता है ना। ठीक है, तो हमारे राज्य का पहली, या क्या बोलेंगे आप, पहली निर्वाचित विधानसभा जो अध्यक्ष बनाएंगे, ठीक है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था यशपाल आर्य। प्रश्न दो तरीके से यहाँ पे बनते हैं। एक, अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। पहली निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यशपाल आर्य। फिर 2007 में चुनाव हुए, तो जो दूसरी निर्वाचित विधानसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? हाँ, कौन थे? हरवंश कपूर। ठीक, 2000 फिर कब? 12 में चुनाव होते हैं, और फिर तीसरी निर्वाचित विधानसभा आती है, और इस टाइम पे विधानसभा अध्यक्ष किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है गोविंद सिंह कुंजवाल को बनाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद 2017 में फिर से चुनाव होते हैं, तो चौथी जो निर्वाचित विधानसभा थी, चौथी निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया? चौथी निर्वाचित विधानसभा है प्रेमचंद अग्रवाल। और फिर 2017 के बाद विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए? 2022 में। तो 2022 में पांचवी निर्वाचित विधानसभा आती है, और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? रितु खंडूड़ी, जो अभी वर्तमान में भी क्या है? उत्तराखंड विधानसभा की क्या है? अध्यक्ष है। तो इनका नाम है रितु खंडूड़ी। और अभी तक आपने देखा होगा जितने भी ये अध्यक्ष में आपको नाम दिख रहे हैं, सारे क्या लड़के हैं ना, मेल है सब। तो ये हमारे राज्य की पहली, है ना, महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में अभी भी अपने पद पे क्या है? कार्यरत है। 2027 में फिर से चुनाव होंगे, और जब चुनाव होंगे तो फिर आपको नए विधानसभा अध्यक्ष मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। इनमें से आपसे प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, अंतरिम और प्रथम में आपको क्या कर सकता है? कंफ्यूज कर सकता है। उसके अलावा कंफ्यूजन आपको सीक्वेंस में कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना, काल मतलब किसके कार्यकाल के अनुसार, पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, तो आपको पूरी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 22 है,
और 22वां प्रश्न है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय बताओ। कब लगता है फूल? हाँ, फरवरी से अप्रैल के माह, है ना, लगता है ना, इसी बीच में फूल लगते हैं बुरांस पे। किसको पता ना, वैसे भी तो पता होगा, मान लो अगर ये बात पढ़ते नहीं तो भी पता होना चाहिए ना फूल कब लगते हैं, है ना, लगते हैं ना। फूल संक्रांत हमारे राज्य का एक त्योहार है, फूल संक्रांति या फूल संक्रांत जिसे बोलते हैं, जिसको फूलदेई भी कहा जाता है। इसी टाइम पे आपने देखा होगा बच्चे जो हैं फूल डालने का काम करते हैं ना घर घरों में, है ना, तो उसमें एक बुरांस का फूल भी तो होता है, फ्योली का फूल, बुरांस का फूल और कई सारे फूल होते हैं। तो आपके फरवरी से खिलना स्टार्ट हो जाता है और लगभग क्या हो जाता है आपका अप्रैल। जैसे जून आ जाएगा तो बहुत ज्यादा गर्मी में ये फूल क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलो। तो राज्य वृक्ष बुरांस की बात करें तो बुरांस की बात बारे में हम क्या क्या याद रखेंगे, तो पहली बात तो याद रखना है कि इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है। वैसे मैं कई बार बता चुका हूं, पर अब दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि भाई अब तो, है ना, सपने में भी ना भूले आदमी, है ना, प्रैक्टिस सेट में इतनी बार आ चुका है। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है क्या? रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, अर्बोरियम, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। ठीक है, इसका क्या है, साइंटिफिक नाम है। इसके अलावा बात करें कि किस कुल का पौधा है, हाँ, एरिकेसी कुल का पौधा है। एरिकेसी, एरिकेसी कुल का क्या है, पौधा है। ठीक है, किस कुल का पौधा है, एरिकेसी कुल का पौधा है। बुरांस जो फूल होता है, बुरांस के जो वृक्ष होते हैं हमारे राज्य में लगभग कितनी ऊंचाई पे होते हैं, कितनी ऊंचाई पे होते हैं? हाँ, 1500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर आपको ये वृक्ष जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा बुरांस के बारे में अगर बात करें तो बुरांस जो है वो किसका, एक है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और एक राज्य हमारे देश में और है जिसको बोलते हैं नागालैंड। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का क्या है, राज्य पुष्प है। क्या है, राज्य पुष्प है। वहीं अगर नेपाल की बात करें तो ये नेपाल का क्या है, नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा। ठीक है, नेपाल में एक और चीज याद रखना, बुरांस को गुरांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरांस भी कहते हैं। नेपाल में बुरांस को क्या कहा जाता है, गुरांस कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस वृक्ष के बारे में एक चीज और याद रखेंगे कि वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत इसको क्या किया गया है, संरक्षित किया गया। ठीक है, क्या किया गया है, संरक्षित किया गया। तो बुरांस के बारे में ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो देखो आपको इनमें मैच करना है, तहसील को जिले से क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले देखो सल्ट की अगर बात करें तो सल्ट एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है, ऐतिहासिक प्लेस भी है। जब हम इतिहास पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ लिया है, ठीक है, इतिहास में देखेंगे कि भारत की स्वतंत्रता में सल्ट का क्या योगदान था। ठीक है, तो सल्ट की बात करें तो सल्ट कहाँ पर है आपका, सल्ट तहसील कहाँ है, तो ये आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा। वहीं अगर लैंसडाउन की बात करें तो लैंसडाउन आपका कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल में हो जाएगा। ठीक है, उखीमठ की बात करें तो उखीमठ कहाँ है, कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है उखीमठ। ठीक है, और उखीमठ किस लिए और फेमस है? शीतकालीन क्या, हाँ, शीत होती है वो ठंडा होता है, हाँ, शीतकालीन आवास किसका, मेरा, हाँ, किसका है, केदारनाथ का। और दूसरे भगवान कौन है, कौन, मदमहेश्वर। अच्छा, मदमहेश्वर के हैं, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे, हाँ मदमहेश्वर ही है ना। तो मदमहेश्वर हो गए और दूसरे कौन हो गए, भगवान केदार का क्या है, शीतकालीन आवास है। अभी आपने देखा होगा 23 अक्टूबर को केदारनाथ की क्या हो चुकी है, कपाट बंद हो चुके हैं। और भगवान की जो डोली है, ठीक है, वो डोली कहाँ आ चुकी है आपकी, उखीमठ में। कौन सा मंदिर है, कौन सा मंदिर है उखीमठ में, ओंकारेश्वर मंदिर। तो ध्यान रखना, शीतकालीन आवास कौन सा मंदिर है, उखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर है। ठीक है, तो डोली वहां आ चुकी है। अभी बद्रीनाथ के कपाट बंद नहीं हुए, बद्रीनाथ के कपाट अगले महीने नवंबर में, अगले महीने नहीं, आगे है नवंबर, है ना, तो शायद 24, 25, 26 तारीख कुछ ऐसी है ना, बद्रीनाथ के कपाट क्या होंगे आपके बंद।
ठीक, देखो सल्ट तो मैंने आपको बताया किस लिए फेमस है, किसान आंदोलन के लिए फेमस रहा है, इसलिए इसको कुमाऊं का बारदौली भी कहा जाता है। ठीक, वही लैंसडाउन किस लिए फेमस है, किस लिए फेमस है, लैंसडाउन, हाँ ठीक कह रहे हो। लैंसडाउन क्या है, गढ़वाल रेजिमेंट का क्या है, ट्रेनिंग सेंटर है ना, उत्तराखंड का एक छावनी परिषद है। ठीक है, तो ये गढ़वाल रेजिमेंट का क्या है, ट्रेनिंग सेंटर हो जाएगा। अगला आ जाएगा आपका खटीमा, और खटीमा की बात करें तो खटीमा कहाँ है आपका, उधम सिंह नगर में, है ना। और खटीमा आपने खटीमा से संबंधित ऐतिहासिक घटना सुनी हुई, खटीमा कांड जिसको बोलते हैं। और खटीमा कांड कब हुआ है, खटीमा कांड कब हुआ था, 2 सितंबर या 1 सितंबर को, 1 सितंबर को ना, ठीक है, खटीमा कांड हुआ था। ठीक है, तो सारे देखो स्थान बड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी आप मिला ही लेंगे ना, 1 का 3, 1 का 3 इधर इधर है, 2 का 4, 1 का 3 इधर भी है, उखीमठ 1, बाकी सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो देखो अगला प्रश्न है हमारे पास, ठीक है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है, बताओ। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है, शाह, अशोक, मौर्य, और एक और ऑप्शन होगा ना नीचे, कौन सा है, कुड़िंद, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं इसको, कुड़िंद। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अल्मोड़ा सिक्कों के बारे में हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, ध्यान रखना, जो कुड़िंद वंश है, कुड़िंद वंश की जो जानकारी का एकमात्र जो स्रोत है, उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों से मिलने वाली जो इनके सिक्के हैं, उन्हीं सिक्के से हमने कुड़िंदों का क्या बनाया, इतिहास बनाया। ठीक है, कुड़िंदों की बात करें तो ध्यान रखना ये हमारे राज्य की क्या मानी जाती है, प्रथम राजनैतिक शक्ति मानी जाती है, प्रथम राजनैतिक शक्ति मानी जाती है उत्तराखंड की, उत्तराखंड की क्या मानी जाती है, प्रथम राजनैतिक शक्ति मानी जाती है। एक फेमस इतिहासकार हैं जिनकी एक किताब ही है, ठीक है, उनका नाम है यशवंत सिंह कटौच, सुना है आपने, यशवंत सिंह कटौच। यशवंत सिंह जो कटौच है, उनका मानना है कि जो हमारे राज्य में जो कुड़िंद लोग हुए हैं, इनका शासन लगभग लगभग, ठीक है, कब से कब तक माना जाता है, 200 बीसी से लेकर के, 200 बीसी से लेकर के और 300 एडी, यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसवी, बीसी को क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, और एडी क्या हो जाएगा, ईसवी हो जाएगा। तो लगभग लगभग ये जो 400-500 सालों का जो क्या था, टाइम पीरियड था, इस टाइम पे उत्तराखंड पे कौन शासन करते थे, कुड़िंद लोग शासन करते थे। ठीक है, वहीं अगर हम कुड़िंदों की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि बात सिक्कों की हो रही है, तो इनके जो सिक्के मिले हैं वो कितने प्रकार के सिक्के मिले हैं, 3 प्रकार के सिक्के मिले। इन 3 प्रकार के जो सिक्के हैं, तीनों सिक्कों की थोड़ा क्या थी, खासियत अलग थी। ठीक है, इसलिए हमने इनके सिक्कों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले प्रकार के जो सिक्के हैं, इनको बोला जाता है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। क्या बोलते हैं, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के कहा जाता है, यानी अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्रों में इनके जो सिक्के मिले हैं, उन्हीं सिक्कों को हमने किस कैटेगरी में रखा है, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में रखा है। दूसरा जो है यह छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के, छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के, ठीक है, भगवान शिव को बहुत मानते थे और भगवान शिव को ये छत्रेश्वर के रूप में क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, तो दूसरे प्रकार के सिक्के कौन है, छत्रेश्वर प्रकार के। और तीसरे प्रकार के जो सिक्के हैं, इनको कहा जाता है अमोद भूति प्रकार के सिक्के, अमोद भूति प्रकार के सिक्के कहा जाता है। अमोद भूति जो है, ऐसा माना जाता है कि कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली क्या था, ये राजा था। ठीक है, वहीं अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों की बात करें तो इनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। छत्रेश्वर प्रकार में भी क्या किया गया है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। वहीं अगर अमोद भूति प्रकार के सिक्कों में बात करें तो इसमें ब्राह्मी लिपि तो है ही है, साथ में आपकी कौन सी एक और लिपि है जिसको बोलते हैं खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। लिपि आप जानते हैं, स्क्रिप्ट हम जिसको बोलते हैं। लिपि का मतलब जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे अल्मोड़ा मुद्राएं, ऐसा साम्राज्य, तो हमने एक साइन बना रखे ना, साम्राज्य लिखना है तो 100 लिखना है, तो ये प्रतीकी तो है 100, हिंदी आपने पढ़ी होगी। तो जो मैंने 100 बनाया ये लिपि है, और जो लिपि है कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है ना। इस लिपि का क्या नाम दिया गया है, देवनागरी लिपि दिया गया। ऐसी आपकी ब्राह्मी है, खरोष्टी लिपि भी है। ठीक है, चलो इसके अलावा देखो अगर बात करें तो जो ये सिक्के प्राप्त हुए हैं, यानी जो कुड़िंद शासन से संबंधित जो सिक्के प्राप्त हुए हैं,
ये हमारे राज्य में अलग अलग जगह से प्राप्त हुए हैं। जैसे अगर मैं टिहरी गढ़वाल में बात करूं तो टिहरी गढ़वाल में एक स्थान पड़ता है जिसको हम बोलते हैं थत्यूड़। क्या कहते हैं? थत्यूड़ या अठूड़। ठीक है, यहां से भी हमें क्या मिले? इनके सिक्के प्राप्त हुए। वहीं अगर बात करें तो श्रीनगर में एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं आप सुमाड़ी। सुना होगा आपने, श्रीनगर में ही सुमाड़ी नामक जगह। श्रीनगर में कहां से मिला है? सुमाड़ी से मिला है। ठीक है, श्रीनगर में कहां से मिला है? सुमाड़ी नामक जगह से इनके सिक्के प्राप्त हुए। वहीं अगर पौड़ी में बात करें तो पौड़ी में एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है भेड़ गांव। क्या है? भेड़ गांव से कुड़िन्नों के सिक्के मिले हैं। इसके अलावा आपका कुमाऊं में बात करें तो कुमाऊं में जो है आपने कत्यूर घाटी सुना होगा। कत्यूर घाटी बागेश्वर वाला जो इलाका है, एक तो वहां से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा जो वर्तमान अल्मोड़ा है तो अल्मोड़ा से भी इनके क्या मिले हैं? सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, वहीं अगर टिहरी गढ़वाल की बात करें तो टिहरी गढ़वाल में कुल जो सिक्के मिले हैं, ध्यान रखना यहाँ पे 36 रजत सिक्के मिले हैं। तो वहीं 2 कैसे सिक्के मिले हैं? स्वर्ण सिक्के मिले हैं। ठीक है, 36 रजत और 2 कैसे मिले हैं? स्वर्ण सिक्के मिले। ठीक है, इसके अलावा कत्यूर घाटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कत्यूर घाटी में इनके कुल कितने सिक्के मिले हैं? 54 सिक्के मिले। इन 54 में से एक एक जो सिक्का है ये 2 राजाओं से संबंधित है। एक आपका कौन सा? शिवदत्त और दूसरा आसिक। शिवदत्त और दूसरा कौन सा है? आसिक। शिवदत्त और आसिक हो जाएगा। वहीं बाकी जो मुद्राएं हैं, बाकी यानी कितने बच गए? बाकी कितने बच गए? घटाना भी नहीं आता 54 में से, है ना? एक एक घटा दो 54 में से, है कितना हो जाएगा? 52, 52। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, है ना? और बाकी जो 52 सिक्के हैं, ये 52 सिक्के किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? गौमित्र से। किससे? गौमित्र से संबंधित है। ये क्या है? ये राजा के नाम है, शिवदत्त, आसिक, गौमित्र। ठीक है, तो ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा ध्यान रखना, जो ये विभिन्न प्रकार के जो सिक्के मिले हैं, इन्हीं सिक्कों पे एक इतिहासकार है जिनका नाम है एमपी जोशी। एमपी जोशी के द्वारा एक किताब लिखी है कुड़िन्नों की सिक्कों पे। ठीक है, और उस किताब का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िन्द कॉइन्स। क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िन्द कॉइन्स। ठीक है, और ये किताब के लेखक कौन है? एमपी जोशी। ठीक है, लेखक कौन है? एमपी जोशी हो जाए। ठीक है, चलो जी, इतनी बात पता चल रही ना क्या क्या हो रहा है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 25वां प्रश्न। देखो 25वां प्रश्न है, ये है ना, चंद वंश को पराजित करने में गोरखाओं को सर्वाधिक निम्न में से किसका सहयोग मिला? बताओ किसका सहयोग मिला? तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, एक हर्षदेव जोशी नाम का व्यक्ति हुआ है, बड़ा खतरनाक आदमी था ये, है ना? इसको कुमाऊं का चाणक्य भी कहते हैं, भयंकर आदमी था, है ना? ठीक है, इसने कुमाऊं में जो है वहां पे राजा बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है और ऐसा कहा जाता है कि इसने कई अलग अलग प्रकार के राजा बनवाए हैं इसने वहां पे अपने उस तरीके से। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, इसको कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। इसको जो है एक और नाम से भी जाना जाता है, हरक देव। इसको हरक देव के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और बातें इसके बारे में और याद ये रखेंगे आप कि जो आपका हर्षदेव जोशी है, ठीक है, इसको डब्ल्यू फ्रेजर, कौन है? डब्ल्यू फ्रेजर, और एक और व्यक्ति हैं, एक और अंग्रेज इतिहासकार या अधिकारी हैं जिनका नाम है कैप्टन हियर्से। कैप्टन हियर्से, ठीक है, इन्होंने हर्षदेव जोशी को एक संज्ञा दी है और वो क्या कहा है? अर्ल वारिक ऑफ कुमाऊं। क्या कहा है? अर्ल वारविक ऑफ कुमाऊं। ठीक है, अर्ल वारविक ऑफ कुमाऊं कहा है। इसके अलावा ध्यान रखना, एक और इतिहासकार हैं या एक और साहित्यकार है हमारे राज्य में जिनका नाम है राहुल संकीर्तन। क्या उनका नाम? राहुल संकीर्तन। राहुल संकीर्तन ने हर्षदेव जोशी के लिए जो संज्ञा दी है, इन्होंने कहा ये कुमाऊं का क्या है? विभीषण है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी।
इन्होंने क्या है, इनको कुमाऊं का विभीषण का है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आप। बाकी देखो जो लाल सिंह है ये इसी का चाचा या कुछ इस तरीके से था। महेंद्र चंद इसका चाचा नहीं, महेंद्र चंद, ये महेंद्र चंद है ना नीचे, एक कुमाऊं का अंतिम राजा था, इसी का चाचा या मामा कुछ ऐसा था लाल सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, और सुमेलित करने में देखो सबसे पहले श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर किससे संबंधित हो जाएगा? अजयपाल, सुदर्शन शाह, कनकपाल, भानु प्रताप, किससे संबंधित था श्रीनगर? है किससे? किससे? किस पाल से? विजयपाल से? हाँ, अच्छा अजयपाल से। अच्छा विजयपाल तो है ही नहीं ना। ठीक है, तो देखो जो श्रीनगर है, श्रीनगर संबंधित था अजयपाल से। क्यों? क्योंकि देखो अजयपाल ने ही जो अपनी राजधानी थी वो देवलगढ़ से श्रीनगर शिफ्ट कर दी थी। शुरुआत में आपको पता होना चाहिए गढ़वाल के परमार वंश के जो राजा हुआ करते थे उनकी जो राजधानी हुआ करती थी शुरुआत में वो चांदपुर गढ़ी हुआ करती थी, है ना। बाद में कई सारी समस्या आने की वजह से, क्योंकि कुमाऊं से अटैक वगैरह हुआ करते थे और एक तो राजधानी बिल्कुल सीमा पे भी थी, तो इसलिए अजयपाल के द्वारा ये सोचा गया कि अब मेरी राजधानी गलत जगह है ना, सीमा पर है, और राजधानी कभी भी सीमा पे नहीं होनी चाहिए। उधर से एकदम से कुमाऊं है, कभी भी अटैक करना हो सीधे राजधानी पे ही अटैक हो जाएगा, और राजधानी पे अटैक हो गया, राजधानी जीत गया तो देश जीत गया समझ लो। तो इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी क्या कर दी, शिफ्ट कर दी। कहां से? चांदपुर गढ़ से कहा? देवलगढ़। ठीक है, श्रीनगर के आसपास ही एक जगह पड़ती है देवलगढ़। फिर कुछ दिन तक या कुछ सालों तक कहाँ रही? देवलगढ़ रही। फिर से अजयपाल ने देखा जब देवलगढ़ आया होगा तो श्रीनगर भी घुमा होगा, तो उसने देखा तो यार श्रीनगर तो बहुत सही जगह है, एक तो नदी भी है, पानी की कोई समस्या नहीं है, ऊपर से घाटी वाला इलाका है, तो यहाँ पे ठीक ठाक एक शहर बस सकता है ना। इसलिए देखा श्रीनगर बसा भी है, एरिया काफी बड़ा है ना, श्रीनगर नहीं है, तो इसने देखा यार बड़ी सही जगह है, तो इसलिए उसके बाद इसने देवलगढ़ से राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी? श्रीनगर कर दी। ठीक है, और जब तक गोरखाओं ने अटैक नहीं किया था तब तक परमार वंश के राजाओं की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर ही थी। बाद में जब गोरखों ने अटैक किया, फिर अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने फिर तब क्या कर दिया था? तब श्रीनगर तो अपने पास ले लिया था और इनको कहाँ दे दिया था? टिहरी दे दिया था। वहीं टिहरी की बात करें तो टिहरी किससे संबंधित है? ये सुदर्शन शाह से संबंधित है। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अल्मोड़ा किससे क्या अल्मोड़ा कनकपाल से संबंधित है? नहीं, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। ठीक है, कनकपाल किससे संबंधित होना चाहिए? किससे संबंधित होना चाहिए? गढ़वाल में, है ना, कनकपाल। ठीक है, चलो जी। और वहीं अगर बात करें तो आपका कौन सा आ जाएगा? चांदपुरगढ़। तो चांदपुरगढ़ किससे संबंधित है? क्या भानु प्रताप से संबंधित है? बताओ, क्या भानु प्रताप अरे चांदपुरगढ़ से संबंधित है या नहीं? भूल गए हो? है? कैसे है बताओ? है कैसे है? बस है तो है ना। कैसे संबंधित है भानु प्रताप चांदपुरगढ़ से? बताओ। अरे भानु प्रताप ही तो आया था, नहीं आया था? भानु प्रताप कहाँ आया था? अच्छा, कनकपाल आया था। अच्छा तो फिर इधर है, क्या कह रहे हो? हाँ बोलो बोलो, क्या बोलो? ठीक है ठीक, बोलो। चांदपुरगढ़ कौन आया था? चल, तो देखो भानु प्रताप क्या हुआ करता था उस टाइम पे? वैसे जो आपका कार्तिकीपुर वंश था ना, या जिसको हम कत्यूर वंश भी कहा जाता है, ठीक है, जब ये कत्यूर वंश या कार्तिकीपुर वंश क्या था, अपने पतन की ओर था धीरे धीरे, ये लगभग लगभग आपके 9वीं सदी के आसपास की बात है। और धीरे धीरे, क्योंकि पहले पूरे उत्तराखंड, उत्तराखंड छोड़ो, नेपाल और उधर हिमाचल प्रदेश तक कार्तिकेयपुर वंश का क्या हुआ करता था? शासन हुआ करता था। धीरे धीरे आपने सुना ही होगा, एक साम्राज्य जब अपने पीक अवस्था में होता है तो धीरे धीरे उसका क्या होता है? डिक्लाइन भी शुरू हो जाता है। जब कार्तिकेयपुर वंश या कत्यूर वंश अपने डिक्लाइन की अवस्था में था तो इसी टाइम पे देखो एक कौन था? चांदपुरगढ़, एक गढ़ उभर के आ चुका था। कहाँ पे? चमोली वाले एरिया में। और वहीं का राजा कौन था? भानु प्रताप था, है ना। और इस भानु प्रताप की कोई संतान थी नहीं। वैसे भी ये अपने उत्तराधिकारी के लिए बड़ा वो था ना, कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा कौन होगा। तो एक दिन गुजरात की तरफ से कौन है? ये कनकपाल नाम का व्यक्ति आया, ठीक है, इसको ये अच्छा लगा तो इसने अपने इसको क्या कर दिया? अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया। कहानी बड़ी लंबी है तो खैर वो तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लास में हो जाएगी। तो देखो चांदपुरगढ़, भानु प्रताप, और ये आपका ये भी किससे संबंधित है? चांदपुरगढ़ से संबंधित है, तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 1790 ईस्वी में गोरखाओं के आक्रमण के समय चंद वंश का राजा निम्न में से कौन था? कौन था?
है कौन था? जब 1790 ईस्वी में गोरखों ने चंदों पे आक्रमण किया तो उस टाइम पे यहाँ का राजा कौन था? तो यहाँ का राजा था कौन? राजा महेंद्र चंद। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक व्यक्ति के बारे में बात करी थी जिसका नाम था हर्षदेव जोशी, है ना। हर्षदेव जोशी कहाँ गया? नेपाल गया, और नेपाल उसने चिट्ठी भिजवाई, ठीक है, कि भाई उस टाइम पे नेपाल का राजा कौन हुआ करता था? बहादुर शाह हुआ करता था। उसने उसको निमंत्रण दिया, आओ यहाँ पे क्या करो, अभी अटैक करो, सारी व्यवस्था मैं बताऊंगा, सारी खुफिया जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि मेन आदमी तो था ही हर्षदेव जोशी, है ना। तो तब जाके बहादुर शाह ने नेपाल के राजा, उस टाइम पे नेपाल को नेपाल नहीं कहते थे, क्या कहते थे? डोटी कहा जाता था, है ना। ठीक है। तो फिर क्या किया? बहादुर शाह ने अपने खतरनाक सेनापति, एक था अमर सिंह थापा और दूसरा कौन था? हस्तीदल चौतरिया, इनके नेतृत्व में एक गोरखों की सेना कहां भेजी? कुमाऊं भेजी, और कुमाऊं में इन्होंने आसानी से क्या कर दिया था? महेंद्र चंद को हरा दिया था। ठीक है। तो यानी कि अंतिम राजा कौन था? राजा महेंद्र चंद। तो ये 1790 की बात है। ठीक है, चलो जी। बाकी राजा ज्ञानचंद के बारे में आप जानते हैं, ये चंद वंश का शुरुआती राजा था, और ये चंद वंश का पहला राजा था जो कहां गया था? मुगल दरबार में गया था, पहला राजा, ये फर्स्ट राजा था, फर्स्ट, जिसने जो कहां गया था? मुगल दरबार में गया था। और उस टाइम पे जब ये मुगल दरबार गया तो मुगल दरबार में उस टाइम पे मुगलों का राजा कौन था? उस टाइम पे फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक से जब ये मिला तो फिरोज शाह तुगलक ज्ञानचंद से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और इसने ज्ञानचंद को एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? गरुड़ की उपाधि दी, जिसके बाद ज्ञानचंद क्या कहलाया? गरुड़ ज्ञानचंद कहलाए। क्या कहलाया? गरुड़ ज्ञानचंद कहलाए। ठीक है। तो ज्ञानचंद के बारे में इंपॉर्टेंट है। बाकी उद्योत चंद है, लक्ष्मी चंद है, देखो इसको लखुली बिराली भी कहते। क्या कहते? लखुली बिराली। आप बिराली जानते हैं? बिराली क्या बोल? बिराली, जैसे किसी इंसान को आप बोलते बिराली, बिरालों की तरह है, इसका मतलब क्या? भीगी बिल्ली नहीं बोलते जिसे, मतलब डरपोक टाइप का आदमी ना। ठीक है। तो लखुली बिराली इसलिए कहा जाता था, एक तो ये मुगलों के सामने जब रहता था तो बड़ा भीगी बिल्ली की तरह रहता था, और दूसरा ये बार बार गढ़वाल पे अटैक करता था, हर बार मुंह की खानी पड़ती थी, और ये क्या करता था? मैदान छोड़ करके भाग जाता था। जैसे इसको लगता था मैं हारने वाला हूं, भागो, है ना, ऐसा वाला सिस्टम था। मतलब पूरी तरह, जैसे ये क्या होता है, आप रण के मैदान में, तो रण का मैदान तब तक नहीं छोड़ा जाता है या तो वहां पे हार होती या तो जीती होती है ना। ठीक है। एक पक्ष पूरी तरीके से हार जाएगा। अब इसको जैसे लगता था मैं हारने वाला हूं, है ना, तो सीधे भागो रे भागो, सीधे वापस कुमाऊं भाग जाता था। ठीक। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लखुली बिराली कहा जाता था, यानी भीगी बिल्ली की तरह भाग जाता था। ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ जाते हैं। गोरखा राज्य में मौकर एक प्रकार का क्या हुआ करता था? क्या हुआ करता था? एक प्रकार का कर हुआ करता था। ठीक है। और कर भी कौन सा कर? तो ये होता था आपका कौन सा? हाउस टैक्स, प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला, ये क्या होता था? एक कर होता था, जिसको क्या बोलते थे? मौकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? मौकर कहा जाता था। ठीक है। चलो जी। इसके अलावा देखो, वहीं अगर विवाह, शादी विवाह की बात करें तो शादी विवाह के दौरान ये जो कर क्या करते थे? वसूलते थे, उस कर को क्या बोलते थे? टीका भेंट बोलते थे, है ना। टीका भेंट, है ना। शादी में देखा होगा आपने, टीका लगता है ना, 10-10 रुपए का लगता है, 11-11 रुपए। अब तो 1 रुपए भी वहां चिपका हुआ आता ना, एक का सिक्का आता है। पहले 10-10 का नोट देते थे, अब तो लिफाफे इस तरीके से डिजाइन किए जा रहे हैं, उसी पे 1 रुपए का सिक्का चिपका रहता है ना, तो खुद ही वो क्या हो जाता है? 11, 21, 51 रुपए इस तरीके से हो जाता है। ठीक। तो टीका भेंट जो है आपका विवाह कर या शादी कर हुआ करता था। वहीं अगर चारागाह की बात करें तो ध्यान रखना कि जो आपके क्या हुआ करते थे? मेवाती व हेडी भाबर में, ठीक है, मेवाती व जो हेडी भाबर वाला जो इलाका हुआ करता था, वहां पे जो पशु चारक हुआ करते थे, उन पशु चारकों से क्या लेते थे? एक टैक्स लेते थे, और उस टैक्स को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे? दोनिया। कौन सा कर बोलते थे? दोनिया। ठीक है। तो मेवाती व जो हेडी भाबर के जो पशु चारक होते थे, पहाड़ी जो पशु चारक होते थे, इन्हें से भी ये टैक्स लेते थे, भाई आप यहाँ पशु चरा रहे हैं, लाओ टैक्स, है ना। ठीक है। तो उस टैक्स को क्या बोलते थे? दोनिया कहा जाता था। वहीं अगर बात करें तो सैनिक कर की, सैनिक कर जो लिया जाता था उसको क्या बोलते थे? मांगा कर बोलते थे। क्या बोलते थे? नहीं, मांगा नहीं बोलते थे इसको। कौन सा कर बोलते थे? मिझारी या तिमारी। कौन सा कर बोलते थे?
सैनिक कर जो होता था, सैनिकों को दे जो कर होता था उसको बोलते थे तिमारी कर बोलते थे। क्या? तिमारी। सैनिकों को दे जो कर होता था उसको बोला जाता था तिमारी कर कहा जाता था। इसके अलावा गोरखा कई और प्रकार के कर भी लेते थे। जैसे एक कर होता था पुंगाड़ी। कौन सा होता था? पुंगाड़ी कर। पुंगाड़ी, पुंगाड़ी आप जानते हैं, पुंगड़ा, पुंगाड़ी किसे बोला जाता है? खेत को बोला जाता है ना। खेत, कृषि वाले जो खेत होते हैं इनको खेत, कृषि वाले खेत होते हैं ना, खेत कृषि की जाती है उसी को खेत बोलते हैं ना। ठीक है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में? पुंगाड़ी कहते हैं। यानी खेतों पे लिया जाने वाला जो टैक्स होता था उसको क्या बोलते थे? पुंगाड़ी कहते थे। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और प्रकार का टैक्स होता था जिस टैक्स को कहा जाता था मांगा कर। क्या बोलते थे? मांगा। ठीक है, मांगा जो कर हुआ करता था ये लिया जाता था प्रत्येक नौजवान से लिया जाता था, है ना। प्रत्येक नौजवान या बालक से लिया जाने वाला जो टैक्स होता था उसको मांगा कर कहते थे। और ये मांगा कर नॉर्मल टाइम पे तो लिया ही जाता था, लेकिन जब युद्ध का समय होता था उस टाइम पे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा एक और कर होता था जिसको बोलते हैं रहता कर। कौन सा? रहता कर। रहता जो कर लिया जाता था ये किस पे लिया जाता था? हाँ, जैसे गोरखाओं ने तो आतंक मचा रखा था पूरे गढ़वाल कुमाऊं में, है ना। इतना भयंकर आतंक मचा रखा था कि लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। अब ऐसी कंडीशन में लोग क्या करें भाई? कोई न्याय देने वाला है ही नहीं। तो एक ही कंडीशन हो सकती है, भाग जाओ यहाँ से, है ना। तो लोग यहाँ से भाग जाते थे। अब जैसे गोरखाओं को पता चला अच्छा तू भाग रहा है, बेटा रुक जा, अगर पकड़ा गया है ना तो तू कर की वजह से भाग रहा, ले और कर देना, तेरे पे अलग से और टैक्स पड़ेगा, है ना। तो उसी कर को क्या बोलते थे? रहता कर। तो रहता कर किस में लगता था? भागे हुए लोगों पे लगता था। ठीक है, भागे हुए लोगों पे जो टैक्स लगता था उसको बोलते थे रहता कर। और एक और कर होता था जिसको बोलते थे बहता। ठीक है, बहता कर में क्या होता था कि देखो, जैसे गोरखों के सैनिक गांव गांव आते रहते थे, है ना। अब आपके घर में कुछ भी दिख गया सीधे जाएंगे अंदर, पूछेंगे भी नहीं आपसे। अगर आप बीच में गए थप्पड़ मार दे साइड कर देंगे आपको, सीधे सीधे अंदर गए, जो भी कीमती सामान मिला उठाया, मेरा आप, है ना, विरोध भी नहीं कर सकते। तो ऐसे आते थे वो लोग, जो भी आपके घर में देखा कीमती सामान है, सोने चांदी की कोई भी चीज है, सीधे उठाए और अपने साथ ले गए। अब लोगों को डर था ना कि ये गोरखों के सैनिक कभी भी आ सकते हैं, आएंगे तो कीमती सामान उठा के ले जा देंगे। ठीक है, अब लोगों ने सोचा इसका कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो फिर यहाँ की आम जनता ने क्या किया कि ना इसको ना उनके आने से पहले ही छुपा लेते हैं। कोई जैसे सोने की चीज, चांदी की चीज है, एक काम करते हैं छुपा के रख लेते। तो ये लोग क्या करते हैं ना, गड्ढा खोद लेते थे और उसके अंदर रख लिया, मिट्टी मुट्टी डाल दी, क्या ही पता चल रहा है ना। अब ऐसे क्या पूरी सब जगह खोदेंगे, गोरखे आएंगे, पता चल जाएगा? कैसे पता चलेगा कि यहाँ भी संपत्ति छुपा के रखी है? अब धीरे धीरे कई लोग होते ना हर बार, है ना, जिन्हें बोलते छुई लगाने वाले, समझे आपने ऐसे, है ना। ठीक है, छुई लगाने वाले मतलब, हाँ, छुई क्या होती है? चुगली का मतलब बातें करना। चुगली तो अलग चीज होगी, लेकिन एक होता है कि हाँ किसी की बात कहीं और बताना। तो गांव में कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो इन सैनिकों से मिले हुए होंगे ना, जो उनके भी खास आदमी, और ये लोग उनको बोल देते थे इसने छुपा रखी है संपत्ति, है ना, वहां छुपा रखी थी। अब गोरखे आते थे, बेटा छुपा रखी है संपत्ति मेरे से, है ना। तो फिर क्या करे, जिन लोगों को इन्होंने पकड़ दिया इसने संपत्ति छुपा के रखी है, बेटा तेरे पे अब और ज्यादा टैक्स लगेगा, है ना। ठीक है, तो जो बहता कर हुआ करता था, बहता कर जो है किस पे लगता था? छुपाई गई संपत्ति पे लगता था, है ना। एक तो जो संपत्ति छुपा रखी है वो तो अपने साथ ले जा देंगे, अब क्या करेंगे, और तुझे टैक्स देना होगा, और जो एक्स्ट्रा और टैक्स दिया जाता था उसको क्या बोलते थे? बहता कर कहा जाता था। इतनी बात समझ में आ गई? बाकी कर बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखने। इसके अलावा गोरखाओं ने जो है कर को वसूलने के नियम बना रखे थे। क्या बना रखे थे? नियम, कानून बना रखा था, है ना, कि कर को वसूलने के नियम। और कर को वसूलने के जो नियम इन्होंने बना रखे थे, वसूलने के जो नियम इन्होंने बना रखे थे, उन्हीं नियमों को क्या कहते थे? बलि कहते थे। क्या बोलते थे? बलि। बलि है ना, बलि का बकरा ही बनता है एक तरीके से, तो इन्होंने नियम का नाम क्या रखा है? बलि रखा हुआ था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न हमारे सामने कौन सा है? किधर है? इधर। ठीक है, देखो 29वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कब देहरादून को जिला बना करके मेरठ मंडल में शामिल किया गया? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। बताओ कब किया गया? जिला बनाकर मेरठ मंडल में शामिल कब किया गया? 1871 ईस्वी में। ठीक है, चलो। लेकिन एक चीज ये याद रखना है आपको,
कि देहरादून का, अगर सिंपल प्रश्न ये है, प्रश्न की प्रकृति समझना, अगर सिंपली प्रश्न ये होता कि देहरादून को मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया, तब 1871 नहीं होगा, तब 1829 होगा। लेकिन अब इसने बोला कि देहरादून को जिला बनाकर, देहरादून जिला कब बनता है, 1871 में बनता। मेरठ में जोड़ना क्या था, पहले से ही जुड़ा हुआ था, है ना। ठीक है, देहरादून के इतिहास को जरा देखें तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले 1817 में आ जाते हैं, यानी कि 1817 में, कब, 1817 ईस्वी। सबसे पहले 1817 ईस्वी में क्या किया गया कि जो देहरादून है, ठीक है, देहरादून है, 1817 ईस्वी में देहरादून को जो है तो उसे सहारनपुर में क्या कर दिया गया, जोड़ा गया, सहारनपुर जिले में जोड़ा गया। देहरादून को कहाँ जोड़ा गया, सहारनपुर जिले। सहारनपुर जिला आपने देखा ही होगा, जब आप यहाँ से दिल्ली जाते हैं, टाटकाली से आगे जाते हैं, तो आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो सबसे पहले 1817 में देहरादून को सहारनपुर में जोड़ा गया। 1825 में एक समिति का गठन होता है, उस समिति का नाम था बोल्ट्जमैन समिति। कौन सी समिति, बोल्ट्जमैन समिति। इसी समिति के सुझाव पर, ठीक है, इसी समिति के सुझाव पर 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में जोड़ा गया। कुमाऊं कमिश्नरी में क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक, फिर साल आया 1829 ईस्वी, 1829, 1829, 1829 ईस्वी में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से हटा करके मेरठ मंडल में शामिल किया गया। कहां किया गया, मेरठ मंडल में, मेरठ मंडल में शामिल किया गया। फिर साल आया कब, 1867 ईस्वी। 1867 ईस्वी में देहरादून को एक नगर पालिका बनाएगी, क्योंकि देहरादून ठीक ठाक एक मार्केट में तब्दील हो रहा था, ठीक ठाक शहर बन चुका था। ठीक है, तो इसीलिए 1867 में इसको क्या बनाया गया, नगर पालिका का दर्जा दिया गया, अर्थात इसको नगर पालिका बनाएगी। साल आया 1871। 1871 में देहरादून को क्या बनाया गया, जिला बनाया गया, है ना। और मेरठ मंडल में तो शामिल है ही, तो अब जिला बना करके फिर से कहा, मेरठ मंडल में ही इसको क्या रखा, कंटिन्यू रखा। फिर 1871 के बाद लगभग 100 साल के बाद, लगभग कब, 1875 नहीं, 1975, जब हमारा देश आजाद हो गया था, 1975 में इसको मेरठ मंडल से हटा करके कहा इसको जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया गढ़वाल मंडल में जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया, गढ़वाल मंडल में जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया, गढ़वाल मंडल में जोड़ा गया। ठीक है, फिर अगला इंपॉर्टेंट साल आता है 9 दिसंबर 1998। कब, 9 दिसंबर 1998। 1998 में ध्यान रखना, देहरादून एक काफी बड़ा शहर बन चुका था, इसलिए देहरादून को क्या बनाया गया, नगर निगम बनाया गया। क्या बनाया गया, नगर निगम बनाया गया। और बाकी जब 9 नवंबर 2000 जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना, तो देहरादून को राज्य की क्या बनाएगी, अस्थायी राजधानी बनाएगी। क्या बनाएगी, अस्थायी राजधानी। अभी भी देहरादून क्या है, अस्थायी राजधानी नहीं है, है ना, हाँ, अस्थायी राजधानी अभी भी। ठीक है, चलो जी, तो ये देहरादून का क्या है, आपका इतिहास। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद वंश का वह प्रथम राजा जो दिल्ली सल्तनत के राजा फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात कर उन्हें भेंट प्रदान की तथा उनसे तराई भाबर की जागीर देने की प्रार्थना की। तो कौन है, तो अभी तो बताया, गरुड़ ज्ञानचंद। कौन है, गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, गया ही इसलिए था क्योंकि जो तराई भाबर वाला जो क्षेत्र था, एक कटेहर का राजा हुआ करता था, उसने वहां अटैक कर दिया, छीन ली थी उससे, मदद मांगने गया था उससे। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरदेव सुमन का बलिदान दिवस, सिरदेव सुमन का बलिदान दिवस बताओ कब मनाया जाता है, सिरदेव सुमन का बलिदान दिवस। तो सिरदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई को सिरदेव सुमन का क्या मनाया जाता है, बलिदान दिवस मनाया जाता है। सिरदेव सुमन जो थे, ठीक है, ये टिहरी राज्य आंदोलन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण एक क्या हुए हैं, आंदोलनकारी हुए हैं। ठीक है, और ये जिस संस्था से जुड़े हुए थे, या जो टिहरी आंदोलन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण संस्था थी, उसका नाम क्या था, टिहरी प्रजामंडल। क्या था उसका नाम, टिहरी प्रजामंडल। ध्यान रखना, जो टिहरी प्रजामंडल थी, इस टिहरी प्रजामंडल की जो स्थापना हुई, ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो हुई 23 जनवरी 1939, जिसका उद्देश्य क्या था कि टिहरी में
ठीक है, जो क्या चल रही थी, राजशाही चल रही थी। राजशाही मतलब यानी राजा ही सारे फैसले लेंगे। हालांकि इनका ये मानना ऐसा नहीं था कि हम राजा वाला सिस्टम खत्म कर रहे हैं, बट इनका ये कहना था कि एक क्या होना चाहिए, प्रतिनिधि मंडल होना चाहिए, है ना, सारे कार्य राजा की ही देखरेख में हो, लेकिन राजा को सलाह देने वाला क्या होना चाहिए, एक मंत्रिमंडल होना चाहिए। और जो मंत्रिमंडल तो पहले भी था, लेकिन जो ये वाला मंत्रिमंडल होगा वो कैसा होगा, जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, ये इनकी डिमांड थी। अभी तो राजा जिसको चाहे उसको मंत्री, कोई चुनाव ही नहीं है, राजा जिसको चाह रहा, अपने भाई भतीजा जिसको चाह रहा उसको मंत्री बना रहा, जो उसकी इच्छा है। लेकिन ये चाहते थे कि क्या होना चाहिए, राजा की भूमिका सिर्फ और सिर्फ लास्ट में क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे वर्तमान में भारत की व्यवस्था है ना, जैसे राष्ट्रपति एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है, लेकिन रियल पावर नहीं है ना राष्ट्रपति के पास, रियल पावर उन लोगों के पास है जिनको जनता ने चुना हुआ है। ऐसे ये चाहते थे राजा तो रहे, लेकिन जो लोग क्या करें, सारा कार्यभार करें, वो जनता के द्वारा क्या होनी चाहिए, चुने हुए। तो उन्हीं के लिए इनकी क्या थी, लड़ाई थी। तो 23 जनवरी 1939 में क्या होता है, प्रजामंडल की स्थापना होती है, और इसकी स्थापना कहाँ हुई, चक्कूवाला में। चक्कूवाला कहाँ पड़ता है, तो अगर वाला है तो कहाँ होगा, देहरादून ही होगा। चक्कूवाला में एक व्यक्ति थे, एक आंदोलनकारी थे, जिनका नाम था श्यामचंद नेगी। क्या था उनका नाम, श्यामचंद नेगी। श्यामचंद नेगी के कहाँ पे, घर में इस पार्टी या इस संस्था का क्या किया गया था, गठन किया गया था। संस्थापक सदस्यों की बात करें तो संस्थापक जो सदस्य थे, एक थे गोविंद राम भट्ट। कौन थे, गोविंद राम भट्ट हो जाएंगे। दूसरे जो व्यक्ति है उनका नाम है तोताराम गैरोला। तोताराम गैरोला जी हो जाएंगे, ठीक है, तोताराम गैरोला। तोताराम गैरोला के बाद तीसरे आदमी है महिमानंद डोभाल। महिमानंद डोभाल हो जाएंगे। और चौथे आदमी, ये तो होंगे ना, कहीं इनको ऐसा मत करना ये होंगे नहीं, उन्हीं के घर में हो रहे तो वो तो होंगे ना, है ना, ठीक है। हाँ, तो श्यामचंद नेगी, गोविंद राम भट्ट, तोताराम गैरोला और महिमानंद डोभाल जी, और साथ में आपके कौन जाएंगे, श्रीदेश सुमन हो जाएंगे, ठीक है। जब श्रीदेश सुमन की ये लड़ाई शुरू हुई तो ध्यान रखना, ये 3 मई 1944 ईस्वी को ये अपने ऐतिहासिक भूख हड़ताल इन्होंने क्या करी, अपनी शुरू कर दी, भूख हड़ताल। भूख हड़ताल जानते हैं ना, भूख हड़ताल क्या होती है, ये तो हड़ताल हो रही है नॉर्मल, ओ हल्ला हो रहा है ना, ये वो इधर जा रहे हैं, मस्त मार के खा भी रहे हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक वो हड़ताल होगी, और एक है भूख हड़ताल। भूख हड़ताल मतलब है ना, अपनी हड़ताल भूखे रह करके होगी, है ना, ठीक है। तो इन्होंने अपनी भूख हड़ताल शुरू करी, और देखो भूख हड़ताल कोई मजाक वाली बात नहीं थी। यहाँ एक दिन का व्रत लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली मेरे लिए है ना, एक दिन का व्रत बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखो 84 दिन तक ये भूख हड़ताल, 84 दिन तक कुछ खाया पिया ही नहीं। 84 दिन कितनी बड़ी तपस्या है ना, देखो लोगों ने कितना बड़ा बलिदान। 84 दिन तक ये भूख हड़ताल रहे, किसके लिए, किसके लिए, आपके लिए। और एक आप हैं, आप अपने लिए नहीं पढ़ना चाहते, बताओ, है ना, नहीं है, ठीक है, आप अपने लिए नहीं पढ़ना चाहते। जो श्रीदेश सुमन, ये जो हमारे आंदोलनकारी थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, वो देश के लिए इतना लड़ गए, अपनी जान न्यौछावर कर ली। और एक हम अपने लिए लड़ना नहीं चाहते, है ना, समाज छोड़ो, समाज तो दूर की बात है, पहले हम अपने लिए नहीं लड़ना चाहते, ठीक है। चलो, तो 84 दिन तक जब ये भूख हड़ताल पे रहे, तो फाइनली देखो 25 जुलाई 1944 को ये क्या होगी, शहीद हो गए। 84 दिन तक भाई भूखे रहेंगे तो फिर क्या होगा, स्थिति बड़ी दुखद हो जाएगी ना, हाँ, ठीक है। तो 25 जुलाई 1944 ईस्वी को ये क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक है। और देखो जब ये शहीद हुए ना, तो फिर आप समझ ही सकते हैं, जब भी कोई आंदोलनकारी शहीद होता है ना, तो मामला बड़ा खतरनाक हो जाता है, बड़ा गंभीर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो टिहरी राज्य की जो डिमांड थी वो और खतरनाक और जोर शोर तरीके से होने लगा। उसके बाद कीर्ति नगर में, खुद टिहरी में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता गया। फाइनली राजा को झुकना पड़ा, और 1 अगस्त 1949 को क्या हो गया, टिहरी का विलय भारत में किया गया, ठीक है। चलो जी, तो ये इनकी क्या थी, इनका बलिदान था, ठीक। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। माप तौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है, हाँ अजय पाल को दिया जाता है, इधर ही था, हाँ अजय पाल को दिया जाता है, ठीक है। चलो जी, 33वां प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में 1956 में महापाषाणीय
समाधान की खोज हुई है? महापाषाणीय समाधान की खोज हुई है, बताओ जी कहाँ हुई है? महापाषाणीय समाधान की खोज कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? कौन से गांव में हुई है? मलारी गांव में हुई है। कहाँ हुई है? मलारी गांव में हुई है। मलारी गांव जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई सारी चीजें मिली। ठीक है, चलो जी, यहाँ की बात करें, देखो मलारी की बात करें तो पहली बात, इस समाधान की जो खोज की थी वो करी थी किसने? शिव प्रसाद डबराल ने करी थी। किसने करी थी? शिव प्रसाद डबराल जी ने करी थी। शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल जी ने करी थी। ठीक है, जो मलारी गांव पड़ते हैं वो नीति घाटी का ही क्या है आपका एक गांव है। ठीक है, नीति घाटी का क्या है? एक गांव है। इस गांव में जो है यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जो समाधान मिला है मंडलाकार समाधान मिले। ठीक है, यानी कि गोल आकृति में क्या मिले हैं? समाधान मिले, मंडलाकार समाधान, मंडलाकार समाधान। ठीक है, मंडलाकार क्या मिले हैं? समाधान मिले हैं। और इसके अलावा बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पे पहाड़ी काटकर, ठीक है, ये जो समाधान है वो कैसे बनाएंगे? पहाड़ को काट करके बनाएंगे। इसके अलावा देखो मलारी गांव में और बात करें तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा 1983 और 2001 में, ठीक है, कब? 1983 किसके द्वारा? गढ़वाल यूनिवर्सिटी के द्वारा 1983 और 2001 में यहाँ पे क्या किया गया? उत्खनन कार्य किया गया। और जब यहाँ पे उत्खनन कार्य किया गया तो इनको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिली, एक तो सोना ही सोना मिला है ना, 5.2 kg का एक मुखावरण मिला। क्या मिला? मुखावरण मिला। ठीक है, 5.2 kg का क्या मिला? मुखावरण मिला। इसके अलावा और क्या मिला यहाँ पे? तो एक क्या मिला? नर कंकाल। क्या मिला है? नर कंकाल मिला है। ठीक है, क्या मिला है? नर कंकाल मिला है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन मिले। क्या मिले? मिट्टी के बर्तन। और जो यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये बर्तन ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके कहां पर है? पाकिस्तान में एक घाटी है जिसको बोलते हैं क्या? स्वात घाटी। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के स्वात घाटी के जो बर्तन हैं, वहां पे जो बर्तन मिले हैं, ठीक है, उन्हीं बर्तन के समान ये मिट्टी के बर्तन है। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिला है? पशु का एक कंकाल मिला है। क्या मिला है? पशु का कंकाल मिला है। पशु का पूर्ण कंकाल मिला है। ठीक है, और जब इस पशु की पहचान की गई तो उस टाइम पे एक पशु हुआ करता था जिसका नाम क्या था? वृषभ जुबू। ठीक है, वृषभ जुबू नाम का क्या था? आपका एक पशु था। ठीक है, तो मलारी गांव से कुछ इंपॉर्टेंट क्या आपके उत्खनन कार्य में मिले कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो जाएंगी। अगले प्रश्न, वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो पहली बात, कुमाऊं परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। कि कुमाऊं की जो सामाजिक प्रथाएं हो या उस टाइम की जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं को शॉर्ट आउट करने के लिए कुमाऊं के जो राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, या जो शिक्षित वर्ग था, उनके द्वारा किया गया कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। जब 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया तो इसी कुमाऊं परिषद की पहली बैठक होती है कहां पे? अल्मोड़ा में। और इस परिषद की जो पहली बैठक की अध्यक्षता करी किसने? जयदत्त जोशी ने करी। कुमाऊं परिषद के जो सम्मेलन हुए हैं, जो बैठकें हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1917 के बाद अगली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 1918 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1918 ईस्वी में हुई थी। और जब 1918 ईस्वी में हुई तो 1918 में कहां पे हुई थी? हल्द्वानी में हुई थी। और हल्द्वानी वाली अध्यक्षता किसने करी? ये करी तारादत्त गैरोला ने। किसने करी? तारादत्त गैरोला ने। फिर अगले साल यानी कि 1919 ईस्वी में तीसरी बैठक होती है, यानी कुमाऊं परिषद का तीसरा सम्मेलन होता है। और ये कहां पे हुआ? कोटद्वार में हुआ। कहां पे हुआ? कोटद्वार में। और कोटद्वार में किसके द्वारा? बद्री रायदत्त जोशी। कौन थे? हाँ, बद्रीदत्त जोशी, राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी, बद्रीदत्त जोशी, इनके द्वारा इस मीटिंग की अध्यक्षता की गई। फिर अगली जो मीटिंग होती है वो 1920 में हुई। और 1920 में जो मीटिंग हुई वो कहां हुई? काशीपुर में हुई।
ठीक है। और काशीपुर वाली जो मीटिंग थी इसकी अध्यक्षता किसने करी? ये करी हरगोविंद पंत ने। ठीक है। फिर साल आया 1923, बीच में बैठकें नहीं हुई 2 साल तक, क्योंकि उस टाइम पे हमारी उत्तराखंड में क्या चल रहा था? कुली बेगार आंदोलन चल रहा था। तो सभी नेता कुली बेगार आंदोलन में क्या थे? व्यस्त थे, इसलिए मीटिंग करने का समय नहीं मिला, है ना। ठीक है। तो फिर सीधे होता 1923, और 1923 में जब मीटिंग होती है तो ये कहां पर हुई? टनकपुर में। टनकपुर कहां पड़ता है? चंपावत में पड़ता है। ठीक है। और टनकपुर में जो अध्यक्षता करी वो करी थी किसने? बद्रीदत्त पांडे के द्वारा की गई। फिर साल आया 1926। ठीक है। 1926 में ये जो है कुमाऊं परिषद की अंतिम बैठक होती है, और इसकी अध्यक्षता करी थी किसने? मुकुंदी लाल ने करी। ठीक है। मुकुंदी लाल ने करी। और कहां पे होती है? गनिया ध्योली। गनिया ध्योली कहां पे पड़ता है? ये अल्मोड़ा में पड़ता है। तो यहाँ पे ये बैठक हुई। ये कुमाऊं परिषद की अंतिम बैठक थी, क्योंकि कुमाऊं परिषद के जो उद्देश्य थे लगभग कुमाऊं परिषद उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर चुका था। जैसे वनों वाली समस्या निपट चुकी थी, कुली बेगार जैसी समस्या खत्म हो चुकी थी। फिर दूसरी बात ये थी कि जो कुमाऊं कांग्रेस थे, कुमाऊं कांग्रेस के नेता ही कुमाऊं परिषद को चला रहे थे। तो उन्होंने सोचा भाई दो दो संगठन का क्या ही करना है ना, एक काम करते हैं, हम कुमाऊं परिषद का विलय किसमें कर लेते हैं? कुमाऊं कांग्रेस में कर लेते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया 1926 में कि कुमाऊं परिषद का जो विलय है किसमें किया गया? कुमाऊं कांग्रेस में किया गया। क्लियर है इतनी बात? चलो जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। महाराजा हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री वेन शांग निम्नलिखित में से किस मेले को मोक्ष पर्व कहते हैं? किसको कहा इन्होंने? कुंभ मेला को। ठीक है। क्या कहा? कुंभ मेला को। जब ये हरिद्वार आए तो इन्होंने जो इनका जो यात्रा वृत्तांत है कौन सा है? CUK की ऐसे कुछ है। CUK इनका क्या है? यात्रा वृत्तांत है। यानी जब इन्होंने भारत की यात्रा करी तो भारत की यात्रा का जो इन्होंने वर्णन जिस किताब में किया है उस किताब का नाम है CUK। और इसी किताब में इन्होंने हरिद्वार को क्या बोला है? हरिद्वार को क्या कहा है? हरिद्वार को कहा इन्होंने मोयुलो। इसको हरिद्वार बोलना नहीं आया, इसने बोला मोयुलो, है ना। चाइनीज कैसे होते हैं ना, ठीक है, जैसे उनकी भाषा होती है मोयुलो। ठीक है। इससे ये बोला गया। अब पता कैसे चला हमें हरिद्वार के बारे में बात कर रहा? अब इसने बोला होगा ना वहां की ज्योग्राफी का क्या किया होगा, वर्णन किया होगा कि दो छोटे छोटे पर्वत, उनके बीच में एक नदी, लोग उस नदी की पूजा कर रहे हैं, है ना। वहां पे एक बहुत बड़ा मेला लग रहा है। तब हमारे इतिहासकारों ने दिमाग लगाया, अच्छा यहाँ कौन है ऐसी जगह? दो तरफ घाटी भी, दो तरफ पर्वत भी है छोटे छोटे, बीच में नदी भी है, सभी लोग उस नदी की पूजा कर रहे हैं, है ना। बड़ा मेला भी लग रहा है। तो क्या आइडिया लग रहा है इससे? ऐसे तो लग रहा है हरिद्वार की तो बात हो रही है, ऐसे तो हो रहा है ना। तो फिर दिमाग लगाया कि अच्छा ये हरिद्वार की बात कर रहा है, अच्छा ये हरिद्वार को मोयुलो कह रहा है। तब इतिहासकारों ने ऐसा सोचा ना, हरिद्वार को कहना चाह रहा है मोयुलो। ठीक है। चलो जी, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। गोरखा राज्य में मौकर, ये दोबारा, अच्छा इधर था ना, ठीक। हाँ ये वाला है ना 36। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर शुरू होने वाला ऐतिहासिक मेला जिसे उत्तराखंड से जुड़ी विभिन्न संस्कृतियों का प्रदर्शन किया जाता है, कौन से? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ जो मामला है वो है गोचर मेला। ठीक है। इसलिए 14 नवंबर से स्टार्ट होता है, जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या होता है? जन्मदिन होता है, जिसको किस रूप में मनाया जाता है देश में? हाँ, चिल्ड्रन डे। आपका दिन आने वाला है ना आपका दिन आने वाला है, नहीं है? चलो, तो गोचर मेला, तो गोचर मेला का आयोजन 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, लगभग 14 से 20 के बीच में ये मेला चलता रहता है। ठीक। बाकी इस मेले की बात करें तो मेला शुरुआत होता है 1943 में। ठीक है। 1943 में ये मेला शुरू होता है, और इस मेले को शुरू करने का जो श्रेय जाता है, एक डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे उस टाइम पे गढ़वाल में, उनका नाम क्या था? बर्नेडी। ठीक है। अब ऐसे नहीं कि बर्नेडी ने अपने आप किया, नहीं। ठीक है। एक समाज सेवी थे माणा क्षेत्र के, है ना, जो हमारा भूटांतिक क्षेत्र है। ठीक है। माणा जो क्षेत्र है, माणा क्षेत्र के एक समाज सेवी थे जिनका नाम क्या है? गोविंद प्रसाद। क्या उनका नाम? क्या था उनका नाम? गोविंद प्रसाद नौटियाल। तो गोविंद प्रसाद नौटियाल के प्रयासों से, गोविंद प्रसाद नौटियाल के प्रयासों से बर्नेडी के द्वारा 1943 में इस मेले की क्या की गई? शुरुआत की गई। गोविंद प्रसाद नौटियाल ने बोला यार कि साल भर जब आपका
क्योंकि जनरली जो भूटांतिक, जो भूटिया या माणा और जो आपका नीति वाला जो इलाका था, यहाँ के जो भूटिया लोग हुआ करते थे, ये पहले क्या करते थे, तिब्बत से व्यापार करते थे। अब देखो, तिब्बत के साथ व्यापार गर्मियों में तो किया जा सकता है, लेकिन सर्दियों में करना बड़ा डिफिकल्ट काम है ना। लेकिन इनके पास उत्पाद तो है ही ना, कहाँ बेचेंगे अपना उत्पाद, बड़ी समस्या है। क्योंकि सर्दियों में भयंकर सर्दी हो जाती है और ऊपर तो सारा पैक हो गया, वहां तो जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए गोविंद प्रसाद ने सोचा कि हमें एक मार्केट इधर नीचे तैयार करनी चाहिए, ताकि गर्मियों में तो हम ऊपर, वहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सर्दियों में हम कहाँ बेचें, अपना जो भी सामान है, जो भी उत्पाद है, ठीक है, वो इधर नीचे की तरफ बेचें। तो इसलिए गोचर मेले की क्या की गई, शुरुआत की गई। अगला प्रश्न। बाकी देखो ये मेले आपको पता ही है, बाकी मेले ग्रीष्मोत्सव मेला हर जगह ही होते हैं, है ना। ठीक, कंडाली उत्सव की बात करें तो कहाँ होता है, पिथौरागढ़ में। टपकेश्वर मेला कहाँ होता है, देहरादून में होता है। निम्नलिखित में प्रतिवर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को निम्नलिखित से एक दिवसीय पौराणिक विधान वाली यात्रा प्रारंभ होती है, तो कौन सी यात्रा होती है, बताओ, है कौन सी यात्रा होती है भाई, है वारणी पंचकोसी यात्रा। कौन सी यात्रा होती है, वारणी पंचकोसी यात्रा होती है। चलो, तो उत्तराखंड में प्रतिवर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो यात्रा होती है, इस यात्रा को बोलते हैं वारुणी पंचकोसी यात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वारुणी पंचकोसी यात्रा कहा जाता है। और जो यात्रा होती है, ये आपकी कितने किलोमीटर की होती है, ये होती है 15 किलोमीटर की यात्रा है उत्तरकाशी, ठीक है। ठीक, चारुणी नहीं है, ये क्या है, वारुणी है। वारुणी पंचकोसी यात्रा 15 किलोमीटर की यात्रा है। और जो यात्रा स्टार्ट होती है आपकी वारणी और भगीरथी के संगम से वरुणावत पर्वत तक की यात्रा जाती है, कहाँ पे, उत्तरकाशी में। ठीक, वहीं अगर बात करें सहस्त्र ताल महासर ताल की बात करें, तो ये वाली जो यात्रा है, ये आपकी कहाँ से, देखो ये आपकी कहाँ से, बूढ़ा केदार से शुरू होती है टिहरी में, बूढ़ा केदार से फिर महासर ताल होते हुए, महासर ताल होती हुई फिर कहाँ जाती है, सहस्त्र ताल हो जाती है। तो ये आपका कुछ पार्ट इसका उत्तरकाशी पड़ जाता है, तो ये आपका टेहरी और उत्तरकाशी में हो जाएगी, टेहरी गढ़वाल प्लस उत्तरकाशी, ठीक है। वहीं अगर पवाली काठा केदार यात्रा की बात करें, तो जो पवाली काठा केदार यात्रा है, ये आपकी कहाँ पे होती है, हाँ, ये आपका टेहरी गढ़वाल से शुरू हो जाती है और आपका कहाँ जाती है, केदारनाथ जाती है। तो यानी कि ये आपका टेहरी गढ़वाल और प्लस कहाँ हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ठीक है। वहीं देवरा यात्रा की बात करें, तो जो देवरा यात्रा होती है, ये कहाँ पे होती है, ये पिथौरागढ़ में होती है। देवरा जो यात्रा होती है, ये यात्रा जो है 1-1.5 साल तक, ठीक है, पिथौरागढ़ में लोग क्या करते हैं, मंदिरों और यात्राएं करते हैं, 1-1.5 साल तक ये यात्रा चलती रहती है आपकी। ठीक, कहाँ पे होती है, पिथौरागढ़। ठीक, तो ये यात्राएं आपको याद करनी। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास, अगस्त सितंबर में होने वाली पैदल पवाली काठा केदार यात्रा किन 2 जिलों के मध्य होती है, किन 2 जिलों के मध्य होती है, किन के बीच होती है, टिहरी और रुद्रप्रयाग के बीच। कहाँ पे लिखा है टिहरी रुद्रप्रयाग, एक वाला, ठीक है, टिहरी और कहाँ है, ए ऑप्शन, ठीक है, दिख ही नहीं रहा है, टिहरी और रुद्रप्रयाग में, ठीक है, टिहरी और रुद्रप्रयाग में ये यात्रा हो जाती है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न बताओ, 38 के बाद 39वां प्रश्न, और 39वां प्रश्न क्या है, चलो जी, मेघा आ किस भाषा की फिल्म है, बताओ, मेघा आ किस भाषा की है, तो ये है कुमाऊनी भाषा की फिल्म, कुमाऊनी भाषा की ये पहली फिल्म है, ठीक है। वहीं गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी, जगवाल, ठीक है। और सबसे सफल फिल्म घर जमे, बहुत बार हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ, श्रावण व पौष माह में लगातार 22 दिन तक आयोजित होने वाली धार्मिक यात्रा क्या कहलाती है, ये बैसी कहलाती है। क्या कहलाती है, बैसी कहलाती है, ठीक। चलो, बैसी के बारे में क्या बताया था मैंने, हाँ,
आजकल ही पढ़ रहे हैं ना हम इसको। हाँ, क्या बताया था और वैसे के बारे में। उत्तराखंड में मनाई जाने वाली यात्रा है, 22 दिन तक मनाई जाती है। जो डांगरिए ये पशवा होते हैं, ये 22 दिन तक क्या रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं और जो है सात्विक जीवन बिताते हैं। ठीक है, रात में लोग जो है क्या बोलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, स्पेशली झोड़ा गीत, फाग गीत, इस तरीके के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, चलो जी। बाकी देखो भिरौली जो है आपका जौनसार क्षेत्र में संतान कल्याण के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, संतान कल्याण के लिए जौनसार क्षेत्र में मनाए जाते हैं। वहीं नुणाई की बात करें तो जौनसार क्षेत्र में जो आपके भेड़ पालक होते हैं, भेड़ पालकों के द्वारा ये त्योहार मनाए जाते हैं। वहीं जागड़ा जो है ये महासू देवता का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, महासू देवता का क्या है, मुख्य त्योहार महासू देवता। इस दिन क्या किया जाता है, महासू देवता की मूर्ति को टोंस नदी में स्नान करवाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण जिसे गले में नहीं पहना जाता है, बताओ कौन सा आभूषण जिसे गले में नहीं पहना जाता है। तो देखो तगड़ी को नहीं पहना जाता है। तगड़ी कहाँ पहना जाता है, कमर में पहना जाता है। बाकी चंद्रहार, गुलबंद, चरे, ये चरियो, ये गले में पहने जाने वाले क्या है, आपके आभूषण हो जाएंगे। ठीक है, गले में पहने जाने वाले क्या हो जाएंगे, आभूषण। इसके अलावा गले में पहने जाने वाले जो और आभूषण है, इनमें जैसे एक आभूषण है तिलहरी। कौन सा है, तिलहरी, जो कि मूल रूप से नेपाली महिलाओं का क्या होता है, आभूषण होता है। ठीक है, आजकल पूरे समाज में क्या इसका खूब प्रचलन है, नहीं तिलहरी का। ठीक है, इसके अलावा झुपिया है, इसके अलावा झुपिया है। बाकी आपने चंद्रोली सुना होगा। ठीक है, झुपिया हो गया, तिलहरी हो गया, चंद्रोली हो गया, इसके अलावा हमेल हो गया। ठीक है, जिसको चंबन्नी माला भी कहा जाता है। बाकी गुलबंद को कहीं कहीं कुमाऊं में क्या कहते हैं, रामनवमी भी कहा जाता है। ठीक है, रामनवमी भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। मान्यता के अनुसार नंदा राजात यात्रा में नंदा देवी के भारवाहक लाटू देवता कहाँ शामिल होते हैं, तो ये होता है बाणगांव। ठीक है, तो देखो मैं कई बार बता चुका हूँ, नंदा देवी की यात्रा होती है नौटी गांव से शुरू होती है, अगले दिन फिर कहाँ पहुंचती है, इडाबदानी पहुंचती है। ठीक है, फिर उसके बाद कांसवा गांव पहुंचती है, कासवा गांव के बाद कहाँ पहुंचती है, आपका चांदपुर गढ़ी पहुंचती है। बीच में और भी पड़ाव है, मैं मेन मेन लिख रहा हूँ। फिर आपका भगोती हो गया, है ना, फिर आपका कुलसारी हो गया, फिर इधर आपका क्या हो जाएगा, नंद केसरी हो गया। ठीक है, फिर इधर लास्ट गांव पड़ता है बाण गांव, यहाँ पे लाटू देवता का मंदिर है और यहाँ पे लाटू देवता इनके साथ क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। फिर आपका एक एरिया पड़ता है पातर नचौड़िया, पातर नचौड़िया। इसके आगे जो है महिलाएं इस यात्रा में शामिल नहीं होती क्योंकि यात्रा बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है उसके बाद, है ना। ठीक है, चलो उसके बाद कैलवा विनायक है। ठीक है, शिला समुद्र करके है। ठीक है, रूप कुंड है और लास्ट में यात्रा कहाँ पहुंचती है, होमकुंड। होमकुंड में पूजा पाठ होती है और जो मेढ़ा होता है उसको छोड़ा जाता है, भेंट वहीं अर्पित की जाती है। ठीक है, फिर यात्रा जो है दूसरी जगह से वापस आ जाती है। ठीक, चल अगला प्रश्न, नंदा राजात यात्रा में बेदनी कुंड से 10 किलोमीटर आगे निराली धार है, जहां से महिलाएं यात्रा में सम्मिलित नहीं होती है, अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अभी बताया पातर नचौनी। ठीक है, उत्तराखंड फिल्म एवं सिनेमा के संदर्भ में कौन सा सही नहीं। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला सही नहीं है। ठीक है, कौन सा वाला सही नहीं, कौन सा सही नहीं में क्या होती है, रिलीज होती है, जो कि हमारे राज्य की सबसे प्रसिद्ध, सबसे सफल फिल्म रही है। और दिल्ली का एक हॉल है जिसको बोलते हैं क्या है, संगम सिनेमा हॉल। कितने हफ्ते तक चली थी यहाँ, है 2 हफ्ते, 29 हफ्ते तक चली थी ना ये मूवी वहां पे। ठीक है, इसलिए सबसे सर्वाधिक सबसे फिल्म है। तो पहला ही ऑप्शन आपको गलत मिल गया। ठीक है, तो एक सही हो गया, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में लोकोगीतियां कहावतों के लिए कुमाऊनी भाषा में क्या कहते हैं, तो औखाण कहते हैं। सुना ही होगा औखाण। ठीक है, औखाण ए वाला सही हो जाएगा। लोक कला के संरक्षण हेतु बंड विकास मेला कहाँ लगता है, बंड विकास मेला लगता है आपका कहाँ, पीपल कोटी में लगता है। ठीक है, चमोली। अगला प्रश्न, कौन सा नगर दिगतर नामक पहाड़ की चोटी पर है, तो दिगतर है आपका कहाँ, डीडी हाट हो जाएगा। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है आपको। तो असत्य कथन देखो क्या है,
तो पहली बात 24 मई 1954 को नाकरी गांव में हुआ, बिल्कुल सही बात है। यह कॉमेट पर्वत चोटी के विश्व में सर्वप्रथम फतेह किया, नहीं ये बात तो गलत है। इससे पहले देखो गोल्ड स्मिथ या आप लोग आपने सुना होगा, है ना, ठीक है। और दूसरा कौन था वो, जिन्होंने फूलों की घाटी की भी खोज करी थी, हैं कौन सा, एक स्मिथ करके था ना, फूलों की घाटी, फ्रैंक स्मिथ, है ना, ये लोग भी पहले चढ़े हुए थे। चलो 1984 में एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम महिला बनी, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई, ये तो नॉर्मल चीजें हैं इनके लिए, है ना, ठीक है। तो ये अवार्ड भी इनको प्राप्त हुए, तो बी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला, ट्रेल पास दर्रे की खोज 1830 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा किया गया। इस खोज में उनकी मदद किस स्थानीय आदमी ने किया, उसका नाम था कौन, मलक सिंह बुड्ढा, सी वाला ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो देखो मिलान करना है। कफनी ग्लेशियर क्या बागेश्वर में है, बिल्कुल सही है। रामल या रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़, बिल्कुल ठीक है। नामिक बागेश्वर में, नामिक नहीं पिथौरागढ़ में, तो सी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य का मुख्यमंत्री बना, तो एक से अधिक बार कौन बना, देखो मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी। 2007 में जब चुनाव हुए तो ये 2007 में क्या रहे उत्तराखंड के सीएम, 2007 से लेकर के 2009 के बीच। फिर उसके बाद ये 2011 में दोबारा बने, 2011 से लेकर के 2020, 6 महीने लगभग, ठीक है। वहीं अगर हरीश रावत की बात करें तो हरीश रावत 2014 में उत्तराखंड के सीएम बने और 2017 तक रहे। विजय बहुगुणा 2012 में बने और 2014 तक रहे। और तीरथ सिंह रावत, है ना, तीरथ सिंह रावत कब रहे, 2021 में उत्तराखंड के सीएम रहे, ठीक, इतनी बात याद रखनी है। अगला प्रश्न आ जाओ। केदारनाथ स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से कौन सा पुष्प प्रदान किया जाता है या अर्पित किया जाता है, तो ब्रह्म कमल हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, राजनाथ सिंह, ठीक है, हाँ सी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पंवार वंश के इतिहास से संबंधित नहीं है, तो पंवार वंश के इतिहास से संबंधित एक ही किताब आपको अलग दिख रही होगी, राजतरंगिणी, ठीक है। बाकी मानवोदय काव्य आपको पता है कवि किसने, भरत ने लिखी है ना, किसने लिखी है, भरत। भरत किसका कवि था, किसका था, मानसा का था, किसका था, अरे मानसा का था ना, हाँ। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है परमार वंश की वो इसी किताब से मिलती है, कौन सा, मानवोदय काव्य। उसके बाद गढ़ राजवंश काव्य की बात करें किसकी है, ये मोलाराम की, मोलाराम की। और रामायण प्रदीप की बात करें तो रामायण प्रदीप किसकी है, मेधाकर शर्मा, मेधाकर शर्मा की किताब है। और मेधाकर शर्मा किसका था, कवि, प्रदीप शाह का कवि था। बाकी मोलाराम तो पता ही है आपको, चित्रकार था, अलग अलग लोगों का, है ना, ठीक। चलो अगला प्रश्न आ जाओ। किसे वास्तविक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर माना जाता है, तो वास्तविक रूप से जो है ट्रेल को कुमाऊं का कमिश्नर माना जाता है, ठीक है, वास्तविक रूप से कुमाऊं का प्रथम। हालांकि कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कोई और ही था। प्रश्न सिंपल हो, प्रथम कमिश्नर कौन था, तो आंसर होगा कौन होगा, ई गार्डनर हो जाएगा। लेकिन लगभग ये 9 महीने जो है कुमाऊं का कमिश्नर रहा। उसके बाद अंग्रेजों ने इसको कहाँ भेज दिया, नेपाल भेज दिया, ठीक है, वहां का राजदूत बनाने के लिए, ठीक है, राजनीतिक एजेंट जिसे कहा जाता है, ठीक। उसके बाद जो है जो आपका कौन था, विलियम जो ट्रेल था, या ठीक है डब्ल्यू जो ट्रेल था, ट्रेल को क्या बनाया गया, कुमाऊं का कमिश्नर बनाया गया। और ये 1816 से लेकर के 1835 ईस्वी के बीच में क्या रहा, कुमाऊं का 20 साल ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा। तो कहीं ना कहीं कुमाऊं में जो भी हमें आधुनिक व्यवस्था आज उत्तराखंड की दिखती है उसमें कहीं ना कहीं क्या थी, ट्रेल की भूमिका थी, इसलिए इसको प्रथम वास्तविक कमिश्नर माना जाता है। देखो एक साल तो किसी भी इलाके की ज्योग्राफी, वहां की सामाजिक व्यवस्था, वहां की संस्कृति, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम, इसको समझने में लग जाता है ना। नीतियां तो आदमी उसके बाद बनाता है। अब ई गार्डनर तो रहा ही 9 महीने, तो समझने में कहाँ टाइम लगेगा, तो विकास कार्य क्या ही ज्यादा करेगा। तो जो भी स्टार्ट किया वो ट्रेल ने शुरू किया, इसलिए इसको प्रथम कमिश्नर माना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और कई बार देखो इस प्रश्न को मैं करा चुका हूं। महत्तम, ठीक है, किसे कहते थे, किसे कहते थे महत्तम, अरे ग्राम शासक, कोटपाल, गढ़ रक्षक, बलाध्यक्ष, क्या होता था, बलाध्यक्ष, प्रांतीय सेनापति, प्रांतीय सेनापति, देखो प्रांतीय सेनापति होगा या सेना नायक होगा,
सेना नायक हो जाएगा, है ना। तो देखो ए का 3 मिलाओगे, ए का 3 मिल रहा है, बी का 2, ए का 3, बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट कौन सा बचा, महादंड नायक, तो ये हो जाएगा महान, जो सबसे बड़ा सेनापति, ठीक है। तो बलाध्यक्ष सेना नायक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती देवी, भागीरथी, मालती देवी जैसी उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध किस संगठन से था, तो ये देश सेवा संगठन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ, कौन सा 58 है, 58वां प्रश्न आ जाओ। गांधी जी की वह शिष्य जिसने ऋषिकेश में पशुलोक में ऋषिकेश में पशुलोक की क्या करी, स्थापना की, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था मीरा बहन। मीरा बहन का वास्तविक नाम था मैडलेन स्लेट, क्या था इनका नाम, मैडलेन स्लेट, ठीक है। और दूसरी एक शिष्य ये थी और दूसरी कौन थी, सरला बहन, और सरला बहन का वास्तविक नाम क्या था, हाइला माइन, क्या था, हाइला माइन, हाइला माइन हो जाएगा, ठीक है। चलो जी ये ध्यान रखना, इसका आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। और जो सरला बहन थी, सरला बहन ने 1941 में क्या किया था, कौसानी में किसकी स्थापना करी थी, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की, लक्ष्मी आश्रम की क्या करी, स्थापना। अगला प्रश्न, मुनि की रेती तथा सुमाड़ी में प्रथम एवं द्वितीय सदी की निम्नलिखित में से किस वंश की मुद्राएं मिली, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, पुड़िंद हो जाएगी। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला के नेतृत्व में देश सेवक संगठन ने संबंधित महिलाओं से रेल संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया, तो कौन थी, ये थी मालती देवी थी, ठीक है। तो ये था आपका सेट नंबर 60 का सोल्यूशन, ठीक है। चलो जी, जीएस का जो सोल्यूशन आएगा वो आपका पार्ट 2 में आएगा, ठीक, चलो थैंक यू।